बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हार्वर्ड एकेडमी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ़र कर रही है और उसी के तनाज़ुर में आज का हमारा लेक्चर एक्साइज़ ड्यूटी पे है, यानी कि फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी एक्ट 2005 और इसका रूल्स भी 2005 हैं। और अब जो सेशन हमारा स्टार्ट है लिवाई कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, और टैक्सेशन से या मुराद हमारा एक्साइज़ ड्यूटी से। तो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी जो आयद की गई होती है उसको हम टैक्स के फॉर्म में ही समझते हैं। तो ये एक स्पेसिफ़िक ड्यूटी है या स्पेशल ड्यूटी है जो कि सर्विसेज पे चार्ज की जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका एक तो मैंडेट ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं, सेल होती हैं विद इन अ कंट्री, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा या स्पेशल ड्यूटी एक चार्ज की जाती है उसको हम एक्साइज़ ड्यूटी कहते हैं। और इसका मेन जो हमारा क्रक्स है एक्साइज़ ड्यूटी गवर्नमेंट का आयद करने का मकसद कि अपनी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना और लग्जरी आइटम जो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हों जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री अफेक्ट होने के डर हो, तो गवर्नमेंट उस पर एक स्पेशल ड्यूटी असाइन कर देती है। और सम टाइम गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ड्यूटी और भी बढ़ा दे। बढ़ाने का इसलिए राइट रखा गया है कि जब ये देखा जाए कि किसी भी ऐसी प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए इंजरस है, जैसा कि टोबैको वगैरह का, और इसी तरीके से बाकी कोई प्लांट मशीनरी या जो कोई एक पूरी इंस्टॉलेशन जो आपकी लोकल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती है या उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक रिस्क होती है, तो जितना वो रिस्क पोज करती है उतना ही उसके ऊपर ड्यूटी आयद कर दी जाती है ताकि उसकी इंपोर्ट को या उसकी यूज़ को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये चैप्टर 2 है, फेडरल एक्साइज़ एक्ट 2005 का, लिवाई कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और इसके आज के जो लेक्चर में हमने चीज़ें कवर करनी है वो है बाकी तो चीज़ें हम डिटेल में वन बाय वन कवर करते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल एक्साइज़ एक्ट 2005 है और इसकी एक्सप्लेनेशन में भी जो फेडरल एक्साइज़ रूल्स हैं वो भी 2005 में ही बनाए गए थे, जिनको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एक्ट में या ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि किस तरीके से वो चीज़ एग्जीक्यूट करनी है और एक्ट पे कैसे गवर्नमेंट अमल दरामद करवाएगी थ्रू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें रूल्स जो 44 से लेके 47 तक है वो है पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर रोक के इसका जायज़ा लें तो सेल्स टैक्स भी मंथली रिटर्न होता है और इसका भी मंथली होता है। और इस तरीके से जब आप चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट की नेचर, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी आप आयद की जाती है वो कस्टम ड्यूटी होती है। तो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है और इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी आयद की जाती है। दोनों की नेचर भी सेम है। और कलेक्शन का, जैसा कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है और मंथली जितनी आपकी परफॉर्मेंस होती है आपने रिटर्न फाइल करनी होती है और आपने सेल टैक्स पे करना होता है। इसी तरीके से आपने एक्साइज ड्यूटी के भी मंथली रिटर्न सबमिट करवाना होता है। तो चैप्टर इसका 9 डील करता है और इसमें रूल नंबर 44 से लेके 47 तक, यानी कि फेडरल एक्साइज रूल 2005 ये बताते हैं कि जो हमें कि किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। डील्स विद द मैटर कंसर्निंग पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न। प्रोविजन ऑफ द रूल्स आर समराइज्ड बिलो। और इनकी काफ़ी सारी नेचर सेल्स टैक्स के साथ मिलती है। एक तो कलेक्शन का और पीरियड का एक रिजेम्बलेंस है, यानी कि 1 मंथ पीरियड होता है। इसी तरीके से यानी कि इसकी भी एक्साइज ड्यूटी की भी मंथली रिटर्न आपने जब फाइल करनी है तो जिस तरीके से सेल्स टैक्स की मंथली रिटर्न फाइल करते हैं वही तरीकाकार होगा। तो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन का होना ज़रूरी है। फिर दूसरा, साथ में रजिस्टर्ड पर्सन होने के साथ साथ उस इंडिविजुअल को अपनी पूरे महीने की जितनी परफॉर्मेंस है वो रिटर्न फाइल करनी होगी, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। और जो इनपुट टैक्स एडजस्ट के लिए क्लेम करना है उसके लिए भी प्रॉपर उसके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी कि वो एक तो रजिस्टर्ड आप पर्सन हो, फिर जहाँ से आपने परचेज़ किया था वो जो ड्यूटी आपको आयद थी इनपुट टैक्स की फॉर्म में, आपने जो इनपुट ड्यूटी की फॉर्म में आपने पहले पे की थी उसका प्रूफ होना चाहिए।
और अगर आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चीज़ नहीं खरीदी, सम टाइप गवर्नमेंट के रेगुलेशन के मुताबिक आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चीज़ बाय नहीं कर सकते, तो इस तरह की सिचुएशन में जो ऑथोराइज डीलर होता है या मार्केटिंग कंपनी होती है उसका इनवॉइस और जो वो इनवॉइस इशू करती है और उस मार्केटिंग कंपनी ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे किया होता है, उसकी कॉपी आपको साथ अटैच करनी होती है एडजस्टमेंट के लिए। तो मज़ीद आपने जब मंथली रिटर्न जाके जमा करवानी है, ये नहीं कि एक महीने की आपकी जो परफॉर्मेंस थी, जितनी आपने उसके ऊपर ड्यूटी जो आपकी आउटपुट के ऊपर थी वो पे की और इनपुट के लिए आपने क्लेम की। तो एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी शैल डिपॉजिट द सेम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट हर महीने की 15th होती है। जो महीना फ़र्ज़ किया, अब हम सितंबर के महीने में हैं, तो अगस्त के महीने की जितनी भी 1 से लेकर 31 तक जितनी भी परफॉर्मेंस होगी, ड्यूटी आयद की गई होगी, उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 15 सितंबर। तो ड्यू डेट को हर इंडिविजुअल जो रजिस्टर्ड है उसको ड्यूटी पे करना होगी। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल अ निल रिटर्न वेयर नो एक्साइज ड्यूटी इज़ पेएबल फॉर द टैक्स पीरियड। यहाँ पे रूल 44 बताता है कि जहाँ पे आपकी रिटर्न जो है वो ज़ीरो है, यानी कि आपने 0% ड्यूटी पे की है, तो भी आपने निल रिटर्न फाइल करनी होगी। ये नहीं है कि आपने इस महीने में कोई ड्यूटी पे नहीं की तो आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, बल्कि रिटर्न आपने फाइल करनी है। आपने डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ दिखाना है कि जी इस महीने में आपने कोई ड्यूटी पे नहीं की क्योंकि आपके ऊपर वाजिब नहीं थी इस महीने में। सेकंड नंबर पे है द बैंक ऑफिशियल। जब ज़ाहिर बात है एक इंडिविजुअल जो ड्यूटी उसने पे करनी है, ऑथोराइज नेशनल बैंक की जो ब्रांच है या जो भी डेजिग्नेट की गई है या जो भी बैंकिंग चैनल सिस्टम FBR ने ऑथराइज़ किया है, एक इंडिविजुअल जाएगा और उसके चालान फार्म के ज़रिए से फ़ी जमा करवाएगा और जो उसके पास 3 कापियाँ जिसमें रिटर्न फाइल करेगा, तो 3 कापियों में उसकी जो उसकी टैक्स की ड्यूटी है वो भी मैच होनी चाहिए। यानी एक इंडिविजुअल के पास कापी रहती है जो टैक्स पेयर होता है, एक बैंक अपने पास रखता है और एक FBR को भेजता है, और जब FBR के पास जाती है वो अपनी ट्रांजैक्शन को मैच करते हैं कि इस बंदे ने जो रिटर्न फाइल की थी और जो फ़ी पे की है उसके साथ मैच करती है। अगर मैचिंग नहीं है तो फ़ौरन बैंक से कांटेक्ट किया जाता है, मैनेजर वगैरह से, और मैनेजर फ़ौरन एक्शन लेता है और अपनी चीज़ों को मैच करता है कि इस इंडिविजुअल ने रिटर्न के वक्त कितनी फ़ी पे की थी और कितनी शो की है। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उस इंडिविजुअल से कांटेक्ट करके फ़ौरन जो है उसको इनलाइन किया जाता है, यानी कि उसमें कोई कमी कोताही हो तो उसको कंपनसेट किया जाता है और LTU के ऑफिस में ये एक कापी भेज जाती है। तो LTU होता है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें टैक्स पेयर का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। द बैंक ऑफिशियल आफ्टर कंफर्मिंग दैट पार्टिकुलर्स इन ऑल द 3 कापीज़ ऑफ द रिटर्न आर आइडेंटिकल, यानी कि 3 कापियाँ वो एक ही जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर वाली पे 1 लाख ड्यूटी आयद की गई है, नीचे वाली के 50,000 लिखी है और उससे नीचे वाली पे 1.5 लाख लिखी है। तीनों कापियाँ एक जैसी होनी चाहिए चालान की। ये बैंक मैनेजर का काम है या जो उसके स्टाफ है जो रिसीव कर रहा है अमाउंट, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करें। शैल रिसीव अमाउंट एंड स्टैम्प द रिटर्न इंडिकेटिंग द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड सबमिशन ऑफ द रिटर्न, और उसके ऊपर वो एक जो स्टैंप लगाएंगे, जैसा कि आपने भी अगर फ़ी जमा करवाई है तो आपके पास एक चालान फार्म होगा और उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी। स्टैंप का एक तो नेशनल बैंक का एक नाम लिखा होगा कि वो कौन सी ब्रांच है, दूसरे नंबर पे उसकी डेट लिखी होगी कि किस डेट को इस इंडिविजुअल ने फ़ी पे की थी। सेम इस तरीके से वो वेरीफाई करता है। अब आ जाता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, द बैंक शैल फॉरवर्ड द ओरिजिनल कापी टू द कमिश्नर और LTU, यानी कि वो कमिश्नर उस एरिया का है या फिर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट जो बनी है उसका ऑफिस को भेज देगा। जो ओरिजिनल कापी होगी, डुप्लीकेट कापी जो है रजिस्टर्ड पर्सन उसको भेज देगा, बाई हैंड ही दे देगा, और तीसरी कापी अपने पास रिकॉर्ड के पर्पज़ के लिए रख लेगा, जिस तरीके से आपकी जो चलान फार्म के साथ होता है। चौथे नंबर पे क्या है, वेयर द पेमेंट इज़ रिसीव्ड थ्रू चेक। अब ये भी हो सकता है समटाइम को लोग कैश देते हैं। अगर आपका नेशनल बैंक के ज़रिए फ़ी पे कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपका बैंक भी उसी में, बैंक अकाउंट भी उसी में है और उसी में फ़ी पे कर रहे हैं, तो जो आपकी ड्यूटी बनती होगी लेट्स सपोज 1 लाख, आप या तो कैश में जमा करवा सकते हैं या फिर बैंकिंग चैनल के ज़रिए ऑनलाइन जो आपने पे करनी है वो तरीक़ाकार बताया गया होगा कि जो आपका बिज़नेस अकाउंट मेंटेन्ड है
उसके ज़रिए से आपने पे करनी है, तो उसके लिए आप चेक भी इशू कर सकते हैं बिज़नेस के अकाउंट के लिहाज से। तो जब चेक आप साथ डिपॉज़िट करेंगे और उसको क्लियर होने में टाइम लग सकता है, तो ये दोनों में जो है अगर कोई जो चेक है आप जमा करवाते हैं और आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं होती, तो जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है वो इस चीज़ का लायबल होगा और उसको फ़ाइन भी इस चीज़ पे होगा। और ये कंफर्म करना होगा कि जब आप चेक ड्रा कर रहे हैं तो उसमें इतनी सफिशेंट अमाउंट हो कि ड्यूटी पे की जा सके। Where the payment is received through check, pay order or bank draft, the bank shall issue a प्रोविजनल रिसीट। अब वो चेक क्लियर नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद एक जो रिसीट उसको वापस करेगा वो प्रोविजनल होगी, वो जेन्युइन इस लिहाज से नहीं होगी कि अभी तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। ऑन क्लियरेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द बैंक शैल साइन एंड स्टैम्प द रिटर्न। तो जब फाइनली जब चेक क्लियर होगा तो उसके ऊपर साइन और स्टैम्प होगी और रिटर्न उसकी फाइल हो जाएगी, विच shall indicate the date on which the instrument was received for clearance and the date on which it was actually cleared। तो उस पर ये चीज़ मेंशन होगी जब उसकी कि डेट फ़र्ज़ किया आज तारीख़ है 2 तारीख़ है, तो 2 तारीख़ को इसने चेक डिपॉजिट किया था, अब 5 को 3 को 4 को जिस तारीख़ को क्लियर होगा ये भी लिखा जाएगा कि इस डेट को इसका चेक क्लियर हो गया था। नंबर 5 पे क्या है, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी थ्रू चेक शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द बैंक। एक्चुअली उसमें जो रिसीव करेगा बैंक अकाउंट तो वो लिखी जाएगी। इन केस पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इट शैल बी द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट टेंडर्ड ऑन बैंक काउंटर। तो बैंक ड्राफ्ट है या जो पे ऑर्डर है तो उस केस में जब वो काउंटर पे जमा करवाएगा तो वो डेट होगी। वेयर द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट क्लियर्ड ऑन इट्स प्रेजेंटेशन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल आल्सो बी लायबल टू पे डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टीज अंडर द लॉ। कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे और चेक क्लियर नहीं हुआ तो आपको फ़ाइन भी होगा और आप डेफिनेटली आपके जो रिटर्न है वो लेट होगी तो गवर्नमेंट जो टैक्स के ऊपर पेनल्टीज चार्ज करती है तो वो पेनल्टी भी होगी, सरचार्ज भी होगा। 6 नंबर पे है द बैंक शैल चार्ज 10 रुपीज़ पर चलान और एज सर्विस चार्जेज इट इज़ चार्ज टू द RTO हैविंग जुरिसडिक्शन इन द एरिया वेयर द बैंक ब्रांचेज आर लोकेटेड। अब नेशनल बैंक है वो फैसलाबाद की ब्रांच में, तो RTO फैसलाबाद जो होगा उसको 10 रुपये उस चलान फॉर्म के अगेंस्ट चार्ज किए जाएंगे। 7 नंबर है रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल अ मंथली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ STR 7। ये एक फॉर्म है जो एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जब रिटर्न वो फाइल कर रहा है, उस पर पूरी डिटेल उसको फिल करनी पड़ेगी एज सेट आउट इन द सेल्स टैक्स रूल्स 2006। ये जो STR फॉर्म है 7, यहाँ पे ये बात आपने याद रखना है कि ये सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में डिफाइन है या उसका फॉर्मेट दिया गया है। रिटर्न शैल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द ड्यू डेट। नंबर 8 है द कंप्यूटर सेक्शन ऑफ द टैक्स ऑफिस शैल कंपेयर द रिटर्न with the challan and in the case of discrepancy inform the manager of the bank and the registered person where duty has not been paid or short paid steps for its recovery shall be taken promptly। यहाँ पे वही बात जो मैंने पहले बात कही कि बैंक मैनेजर जो है उसको कांटेक्ट किया जाएगा जब मैच किया गया कि इलेक्ट्रॉनिकली उसने रिटर्न फाइल की, उसका ये नंबर था, उसका चालान जब आ गया दोनों को मैच किया जाएगा। अगर दोनों की अमाउंट मैच कर जाती है दैट इज़ डन, फाइन जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट समझी जाएगी और उसकी अमाउंट क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर डिस्क्रिपेंसी है तो बैंक मैनेजर को कांटेक्ट करने के बाद उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी। जिस तरीके से सेल्स टैक्स के ऊपर एक कहा कि एग्जाम्प्ट सप्लाई ज़ीरो रेट बेस्ड, तो यही कंसेप्ट अब इस पे भी अप्लाई होता है एक्साइज ड्यूटी पे। अब जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्शन या रिफंड क्लेम नहीं कर सकेंगे जब आप एग्जाम्प्ट सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सम टाइम जो एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं और रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर होते हैं वो अपने आप को एग्जाम्पशन से निकाल के ज़ीरो रेट या फिर अपने आप को ना रजिस्टर्ड भी अगर करना ज़रूरी हो, यानी कि रजिस्टर्ड करना ज़रूरी नहीं है, वो ये समझते हैं कि जी हम फिर भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने आप को कि इसलिए कि हम एग्जाम्पशन अवेल नहीं करना चाहते, हम ज़ीरो रेट बेस्ड ड्यूटी पे करना चाहते हैं ताकि रिटर्न फाइल भी करें और इनपुट जो हमारा टैक्स है उसको क्लेम करें। ये सेल्स टैक्स में होता है और सेम यही कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है एक्साइज ड्यूटी में भी, यानी कि जो एग्जाम्प्ट है उस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि ज़ीरो रेट अगर चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ज़ीरो रेट के बेसिस पे आप फाल करते हैं एज़ पर दी लॉज, तो फिर आप इनपुट टैक्स
क्लेम कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने वो प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल यूज़ किया था, उस पर जो ड्यूटी आयद की थी, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर आप क्लेम कर सकेंगे। तो ये फ़र्क होता है एग्जाम्प्ट रेट और ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी में। तो जस्ट लाइक द सेल्स टैक्स, द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग ड्यूटी एट द रेट ऑफ 0% has been introduced in the Federal Excise Act 2005. Now the following goods shall be charged to the excise duty at the rate of 0%. कौन कौन सी? नंबर 1, the goods which are exported out of Pakistan, जो पाकिस्तान से बाहर भेजी जाएँ, जिनको बरामदात कहते हैं। दूसरे नंबर पे such other goods as may be notified by the board in the official gazette. official gazette में टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई करता है कि एक्सपोर्ट के अलावा फ़लाँ चीज़ पे भी ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी आयद होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज गुड्स आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्राम ड्यूटी, रेदर आर एक्साइजेबल। ऑल प्रोविजंस ऑफ द लॉ including adjustment of excise duty paid at the time of purchase of such goods if used directly as input goods shall be applicable to such goods। हम यहाँ पे ये याद रखें कि एग्जाम्प्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ज़ीरो बेस्ड जो रजिस्टर्ड होंगे, लेटर ऑन गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जो ज़ीरो रेट बेस्ड थे अब ज़ीरो नहीं है, उस पर ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगी। तो ये एक रिस्क होता है। जो एग्जाम्प्ट के तौर पर होते हैं उनको ड्यूटी फिर किसी तरह से अगर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते तो उनको ये भी रिस्क नहीं होता, लेकिन जो बिजनेस मैन होते हैं वो ये रिस्क लेते हैं और उनको ये कंफर्मेशन होती है कि ये ज़ीरो बेस्ड चलेगी, इस पे कोई जो टैक्स अभी आयद नहीं होने वाला, लिहाजा हम इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होना है या जो एडजस्ट कर सकते हैं उससे हम फ़ायदा उठा लें। तो इस तरीके से वो ज़ीरो रेट के तौर पे अपने आप को जो है वो एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और इनपुट टैक्स क्लेम कर लेते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।